चलिए अब हम आ गए आपके मोस्ट अवेटेड चैप्टर पे। काफी सारे बच्चे हैं यूट्यूब पे इस चीज की डिमांड कर रहे थे, सर प्लीज जीसीए का लेक्चर भी अपलोड कर दीजिए। तो लीजिए जीसीए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। पूरा नाम क्या है इस एक्ट का? जनरल क्लोज एक्ट 1897। ये चैप्टर मुश्किल क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल लैंग्वेज। ठीक है, मैं इस चैप्टर को नोट्स बनाकर आपको समराइज वे में ये चैप्टर करवा रहा हूं, और अगर आप नोट्स की टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हो एग्जाम में तो मुझे लगता है कि आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे। क्योंकि जो भी आपको पता है कि जो नोट्स मैं बनाता हूं मैं एक सिंपल लैंग्वेज में नहीं बना रहा, मैं जो भी नोट्स बना रहा हूं वो सारे के सारे प्रोफेशनल और लीगल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, और एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपसे यही लैंग्वेज मांग रहा है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जनरल क्लोज एक्ट के अंदर कि जनरल क्लोज एक्ट क्या है। इट कंटेन्स द definition of certain words, ठीक है, एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसा कि मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर करवा चुका हूं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर देखें, उसके बाद आप जीसीए देखना बेटा। क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में कई टर्म ऐसी है जो जीसीए चैप्टर में एज इट इज यूज होने वाली है, इसलिए मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर पहले करवाया, और होना भी वो पहले चाहिए। इसमें वो डेफिनेशन आती है और वो जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए यूजफुल है। इसमें नॉर्मली वो डेफिनेशन इंक्लूड की जाती है जो लगभग हर सेंट्रल एक्ट के लिए क्या है, कॉमन है। अगर जीसीए एक्ट नहीं होता तो हर सेंट्रल एक्ट में इन वर्ड्स की डेफिनेशन बार बार देनी पड़ती, जिससे एक्ट की लेंथ बढ़ जाती। क्लियर है? तो जीसीए में हमने उन वर्ड्स को डिफाइन किया है जो कॉमनली हर एक्ट के अंदर पाए जाते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट में उस वर्ड का मतलब नहीं दिया हुआ, उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम उस वर्ड की डेफिनेशन को कहां से इंपोर्ट कर सकते हैं? जनरल क्लोज एक्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा समझिए बेटा कि अगर कोई वर्ड है, इसको ऐसा समझिए, अगर कोई वर्ड है जो एक पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइंड नहीं है, दो बातें होंगी। वर्ड डिफाइंड इन पर्टिकुलर एक्ट, तो वहां पर जीसीए अप्लाई नहीं होगा, वहां पर जीसीए का कोई काम नहीं है। बट अगर कोई वर्ड नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन पर्टिकुलर एक्ट, तो वहां पर हम जीसीए को रेफर कर सकते हैं उस वर्ड को समझने के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, बेसिकली it applies to GCA applies to on सेंट्रल एक्ट्स, ध्यान से सेंट्रल एक्ट्स पर एंड रेगुलेशंस पर। ये स्टेट एक्ट्स पर अप्लाई नहीं होता। स्टेट एक्ट्स के लिए जीसीए अलग है, स्टेट एक्ट का भी जीसीए होता है बेटा, स्टेट वाइज होता है। बट ये जीसीए एक्ट 1897 जो है ये सेंट्रल एक्ट है, तो किस पे अप्लाई होगा? सेंट्रल एक्ट्स पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, इट ट्राई टू रिजोल्व द conflict between pre-constitutional act and post-constitutional act। कैसे, वो अब आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस या ऑब्जेक्ट या इंपॉर्टेंस ऑफ जीसीए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन कि जीसीए की इंपॉर्टेंस क्या है, या जीसीए का पर्पस क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या है। जो ऊपर लाइनें लिखाई हैं वो रिपीट होने वाली है। नंबर 1, टू shorten the language of central acts and regulation।
यानी कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो लगभग हर सेंट्रल एक्ट में क्या हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं। अगर जीसीए में इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया जाता तो वो वर्ड हर सेंट्रल एक्ट में फ्रीक्वेंटली क्या करना पड़ता, डिफाइन करना पड़ता, जिससे कि एक्ट की लैंग्वेज बढ़ जाती। जैसे इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है, ऑफेंस का मतलब क्या है, एक्ट का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, एफिडेविट का मतलब क्या है, ये कॉमन वर्ड है जो हर सेंट्रल एक्ट में यूज होने वाले हैं। तो उसको कहां डिफाइन कर दिया, जीसीए में डिफाइन कर दिया, और जो डेफिनेशन जीसीए में डिफाइन कर दी उसको बार बार सेंट्रल एक्ट में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस अनटिल कि उस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर उस वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग है। तो स्पेसिफिक मीनिंग है तो आप अपने पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उसको डिफाइन करो, नहीं तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड को कहां से इंपोर्ट कर सकते हो, जीसीए से इंपोर्ट कर सकते हो। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंट्रल एक्ट, सभी सेंट्रल एक्ट को यूनिफॉर्म वे में पढ़ा जाए, इसलिए जरूरी है कि हम इन एक्ट्स के अंदर कुछ कॉमन वर्ड्स डिफाइन कर दे जो कि जीसीए में होता है। ठीक है, बाय गिविंग कॉमन डेफिनेशन, बाय गिविंग कॉमन डेफिनेशन। ओके, उसके बाद टू स्टेट रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और टू गाइड, ये जीसी आपको गाइड करता है अगेंस्ट द स्लिप्स, स्लिप्स मतलब मान लो कोई वर्ड कोई स्लिप हो गया है, कोई डेफिनेशन है, कोई फ्रेज है, कोई प्रिंसिपल है जो किसी सेंट्रल एक्ट में स्लिप हो गया है, तो अब स्लिप हो गया तो उस वर्ड को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो एक्ट की इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगी। तो उस वर्ड को हम कहां से इंपोर्ट करेंगे या कहां से समझने की कोशिश करेंगे, जीसीए से, बाय इंपोर्टिंग कॉमन डेफिनेशंस एंड क्लोजेस। ठीक है, नहीं तो ये सारे डेफिनेशन और जो कॉमन प्रिंसिपल्स है वो हर एक्ट में क्या करने पड़ते, डिफाइन करने पड़ते। ओके, तो ये पॉइंट होगा क्लियर। अब इसमें आपको एक याद करना है, जब आप स्टडी मैट पढ़ोगे ना तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, राइट टू कैच फिश, राइट टू कैच फिश, ये जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है। क्यों आता है ये अभी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझेंगे तो समझा दूंगा, बट ये जब फर्स्ट पेज पढ़ोगे, सेकंड पेज पढ़ोगे स्टडी मैट में, तो ये आपका एक एग्जांपल बन जाएगा कि राइट टू कैच फिश जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है जीसीए की वजह से, और ये क्यों है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक बनता है ये बेसिक सा टॉपिक है कि नॉर्मली हर एक्ट का सेक्शन 1 किस चीज का होता है, अप्लीकेबिलिटी का, कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये किस चीज पर अप्लाई होता है, ये इंडिया में कहां कहां अप्लाई होता है। जैसे मोदी सरकार ने ये जेएनके का मुद्दा थोड़ा सोल्व कर दिया ना 370 हटा के, नहीं तो उससे पहले क्या होता था, जितने भी सेंट्रल एक्ट लिखे होते हैं 90% सेंट्रल एक्ट में क्या लिखा होता था, दिस एक्ट इज अप्लीकेबल ऑन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जे.एंड.के। मोदी ने कलेशी खत्म कर दिया, 370 हटा के अब क्या कर दिया, जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं वो सभी पूरे इंडिया पे अप्लाई होते हैं इंक्लूडिंग जे.एंड.के। तो नॉर्मली जो सेक्शन 1 होता है, नॉर्मली सेक्शन 1 ऑफ एवरी एक्ट, एवरी सेंट्रल एक्ट डिफाइन करता है, डिफाइंस द टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब ये एक्ट जो है ये कहां पर अप्लाई होता है, टेरिटरी मतलब जियोग्राफिकल उसकी लोकेशन पूछ रहा है, एक्सटेंट। बट क्या जीसीए जो है जनरल क्लोज एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो एक सबसे पहले कहते हैं कि भाई साहब जीसीए की कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो एक पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई होता है, ये इंटरप्रिटेशन में हेल्प करने वाला है। तो ये इट कम्स विद
all central acts for interpretation। तो जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं उनके साथ आता है ये। तो कोई भी सेंट्रल एक्ट जहां भी एप्लीकेबल होगा उसके पीछे पीछे कौन आ गया? जीसीए। वो सेंट्रल एक्ट को कह रहा भाई तेरे को कहीं भी दिक्कत होगी तो हो सकता है तेरे को मुझे रेफर करना पड़े, तो मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तो जहां जहां सेंट्रल एक्ट की टेरिटोरियल एक्सटेंट होगी वहां वहां जीसीए भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये पॉइंट कहता है कि जीसीए की कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं होती है, ये किसी पर्टिकुलर जगह पर अप्लाई नहीं होता। ये किसके साथ आता है, किसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है? सेंट्रल एक्ट की। तो जहां जहां सेंट्रल एक्ट अप्लीकेबल है वहां वहां जीसीए ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो गया है। ठीक है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, जीसीए जो है ये सिर्फ सेंट्रल एक्ट पर अप्लाई होता है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीसीए, अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीसीए। जनरल क्लोज एक्ट सिर्फ कहां पर अप्लाई होता है? सेंट्रल एक्ट्स पर। सेंट्रल एक्ट्स कौन बनाता है इंडिया में बताओ? सेंट्रल एक्ट कहां बनते हैं? बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट तो का कॉन्सेप्ट इंडिया में कब आया? 26 जनवरी 1950। उससे पहले तो पार्लियामेंट में नहीं थी। तो ये कब है? आफ्टर, ऑन और आफ्टर 26 जैन 2000 बोल रहा हूं 1950। ठीक है। अपना इंडिया आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जो कानून बनते थे फिर वो कहां बनते थे? डोमिनियन लेजिस्लेशन में। कहां बनते थे? डोमिनियन लेजिस्लेशन। मतलब पार्लियामेंट से पहले ये अथॉरिटी होती थी, ये जगह होती थी जहां पर कानून बनते थे। ये कब? बिटवीन 15 अगस्त 1947 टू 26 जैन 1950। और इससे भी पहले जब अंग्रेज हम पे राज करते थे तो फिर कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल, बाय गवर्नर जनरल। ये एक बंदा होता था जिसको पावर दी गई होती थी कि आप इंडिया के लिए क्या बना सकते हो? कानून बना सकते हो। गवर्नर जनरल। बिफोर 15 अगस्त 1947। ओके। ये पहला इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स होती है। बेसिक टर्म में सबसे पहले आ गया प्रीएम्बल। ये मैंने आपको जीसीए में करवा रखा है, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में करवा रखा है कि प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल स्टेट्स द पर्पस। हर एक्ट का एक प्रीएम्बल होता है, ये एक्सप्रेस करता है स्टेट्स द पर्पस कि एक्ट जो है इसका पर्पस क्या है या इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट बताता है बेसिकली इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर सेम वर्ड टू वर्ड जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में आपने पढ़ा है वही लिख रखा है। ठीक है। इंटेंशन ऑफ लॉ, इट कैन बी यूज्ड, प्रीएम्बल को हम लॉफुली यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी बोले तो बेटा कंफ्यूजन। एक्ट को पढ़ते हुए अगर कोई एम्बिग्यूटी अराइज हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी एज टूल फॉर इंटरप्रिटेशन। एज टूल फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के लिए ये टूल की तरह काम करता है। बट सिर्फ कब यूज करना है इसको बताओ? एम्बिग्यूटी के केस में। अगर प्रोविजन प्लेन है मतलब नो एम्बिग्यूटी तो प्रीएम्बल को कहीं भी यूज नहीं करना है। यही बात लिखी हुई थी, यानी कि प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन। प्लेन मतलब जिसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। अगर प्रोविजन प्लेन है, क्लीन है, कोई एम्बिग्यूटी ही नहीं आ रही है तो फिर आपको प्रीएम्बल को यूज नहीं करना है। जो बात सेक्शन में लिख दी, प्रोविजन में लिख दी, प्रीएम्बल उसको क्या नहीं कर सकता? ओवरराइड नहीं कर सकता, ओवररूल नहीं कर सकता। यही बात सेम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में लिखी हुई थी।
अगली बात जो आती है वो आती है एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब सबसे पहले देखो, बिल। बिल पेश होता है कहां पर? पार्लियामेंट में, इन पार्लियामेंट। एक्ट कैसे बनता है ये बताया गया है। बिल कहां पेश किया जाता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर ये पास हो गया, इफ पास्ड, इफ पास, तो ये कहां भेजा जाता है? द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा था ना? हाँ, ये वही है बेटा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है उसकी असेंट के लिए, असेंट, अप्रूवल। और जब प्रेसिडेंट इसको अपनी असेंट दे देता है तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और उसके बाद ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है अलोंग विद डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक्ट होता है। अब बात आती है डेफिनेशन। डेफिनेशंस जनरली हर एक्ट का, एवरी सेंट्रल एक्ट, जनरली एक्सेप्शनल केसेस में सेक्शन 3 में भी डेफिनेशन हो सकती है, हो सकता है आगे भी हो, बट जनरली इन एवरी सेंट्रल एक्ट सेक्शन 1 किसका होता है? अप्लीकेबिलिटी का। और सेक्शन 2 किसका होता है? डेफिनेशंस का। यानी कि इस एक्ट में आगे सेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड को डिफाइन कर देते हैं कि इस एक्ट में इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ये होगा। आपको उसका जनरल मीनिंग नहीं लेना है। जैसे रिलेटिव की डेफिनेशन, कंपनी एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 77 के अंदर रिलेटिव के अंदर कौन आएगा? एवरी मेंबर ऑफ एचयूएफ, पर्सन की स्पाउस, उसके बेटे, इंक्लूडिंग स्टेपसन, इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर, सॉरी इंक्लूडिंग डॉटर, बट नॉट स्टेप डॉटर। वापस स्टेप डॉटर कवर नहीं होती है। आप नोट करोगे इस डेफिनेशन में कि अगर आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी आपकी एचयूएफ में नहीं है तो आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। आपके सगे मामा भी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कंपनी एक्ट में दी गई है, तो आप इस डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर वो पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन है। आप ये नहीं कर सकते मामा को क्यों कवर नहीं किया, भाई नहीं कर रखा। कंपनी एक्ट में उस वर्ड को क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि हमारे कंपनी एक्ट में जहां भी रिलेटिव वर्ड आ गया इसका मतलब ये है। तो कंपनी एक्ट में मामा जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, इनकम टैक्स में होता है बेटा। तो हर एक्ट की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो अगर ये सेक्शन 2 में कोई वर्ड डिफाइन कर रखा है तो वहां पर जीसीए की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, और अगर नहीं कर रखा है तो जीसीए की एप्लीकेबिलिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बता दिया ये स्टार्टिंग में ही, कि अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइन किया गया है तो जीसीए की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। जीसीए कब आता है पिक्चर में? जब वो पर्टिकुलर एक्ट पर्टिकुलर वर्ड में डिफाइंड ना हो, तो फिर हम उसका मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन के अंदर कुछ बेसिक बातें जो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में की हुई है, फिर से आगे रिपीट कर लेते हैं। जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उस डेफिनेशन के अंदर या तो मीन्स वर्ड मिलता है, मीन्स वर्ड मिलता है। मीन्स वर्ड का मतलब क्या है? इट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस, यानी कि इट डिफाइंस द वर्ड, इट डिफाइंस द वर्ड। ठीक है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो उसने कंपनी वर्ड को डिफाइन कर दिया कि पूरे कंपनी एक्ट में जहां जहां कंपनी वर्ड आएगा इसका मतलब सिर्फ वही कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। ठीक है, या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या पिछले कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी एक्ट के अंदर नहीं आती। ठीक बात है, ये जीसीए में मैंने अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप वहां भी समझ सकते हो। मींस के साथ में वर्ड आ सकता है या मींस के अलावा वर्ड आ सकता है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स। अगर वर्ड आया इंक्लूड तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ना होके क्या है? ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, तो फिर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंसिव डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव डेफिनेशन। यानी कि ये डिफाइन नहीं करती है वर्ड को, ये वर्ड को डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने डिबेंचर्स की डेफिनेशन अगर पढ़ी हो तो उसमें क्या लिखा है? डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस करे
एविडेंस करे डेट्स को। वहां पर डिबेंचर वर्ड को डिफाइन नहीं कर रखा, उसमें बता रखा है कि डिबेंचर जो तुम सोच रहे हो तो सोचो, उसमें ये वर्ड और इंक्लूड कर दो। ठीक है, अगर मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों लिखे हुए हैं, अगर मीन्स भी लिखा हुआ है और इंक्लूड्स भी लिखा हुआ है, इंक्लूड्स भी लिखा हुआ है, तो जनरली ये डेफिनेशन क्या होती है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मानी जाती है। जनरली क्यों लिखा, अगर मान लीजिए मीन्स एंड इंक्लूड्स के बाद अगर ये लिख दिया लास्ट में एटसेट्रा, मतलब ये डेफिनेशन खत्म नहीं है, ये क्या है, इंक्लूसिव है। ठीक है, मीन्स के बाद इंक्लूड्स के 2-3 बातें लिख के उसके बाद लिख दिया एटसेट्रा, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, ये एक्सटेंड होएगी। ठीक है, ओके। डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां पर डेफिनेशन में आपको कुछ वर्ड मिले मे, तो मे का मतलब क्या होता है, मे का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट मैंडेटरी, विच इज नॉट मैंडेटरी और ओब्लिगेटरी। और अगर कहीं पर शेल आ गया है तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है, ये काम करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो एवरी कंपनी शेल गेट इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, ये कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 139 में लिखा हुआ है, तो वहां पर शेल लिखा हुआ है, इसका मतलब हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी होगी। ठीक है, कंपनी में इश्यू शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इश्यू, तो वहां पर मे का मतलब क्या है, आपकी चॉइस है। ठीक है, नॉट मैंडेटरी, इसका मतलब ये आपकी क्या है, चॉइस है। बट जैसा कि आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ा हुआ आईओएस में, जनरली ऐसा होता है, रूल ऑफ एक्सेप्शनल, वहां पर जब आप प्राइमरी रूल्स पढ़ोगे ना इंटरप्रिटेशन के, तो उसमें एक रूल क्या था, एक प्राइमरी रूल्स क्या था, रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल केसेस में मे को क्या पढ़ा जा सकता है, मे को क्या पढ़ा जा सकता है, शेल, और शेल को क्या पढ़ा जाता है, मे। इन एक्सेप्शनल केसेस इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, मे को शेल की तरह पढ़ा जा सकता है और शेल को मे की तरह ट्रीट किया जा सकता है, बट ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में ही होगा, जनरली ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जानना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, आगे आइए, अब हम बढ़ते आगे, कुछ डेफिनेशंस आ गई अब जीसीए की, नए पेज पर आ जाते हैं। जीसीए के अंदर कुछ डेफिनेशन दे रखी है, जीसीए में डेफिनेशंस दे रखी है, वही कॉमन डेफिनेशंस जो यूज करनी होती है लगभग हर एक्ट में। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है, जब भी कोई एक्ट की बात आएगी, जैसे कंपनी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो एक्ट किस लिए आता है बताओ, ये किसी ऑफेंस को या किसी सिविल रॉन्ग को रोकने के लिए आता है, सिविल रॉन्ग को या इल्लीगल ओमिशंस को रोकने आता है, इल्लीगल ओमिशंस। ठीक है, ये किसी क्राइम को रोकने आता है। ध्यान रखना, ओमिशन का मतलब क्या है, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई, तो भूल दो तरह की होती है, एक जिसकी कोई पनिशमेंट हो, एक ऐसी भूल जिसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया एसीए में, तो बताओ आईसीआई क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगी, नहीं लगाएगी। आप सिंपल सी बात है, उस अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दे सकते, अगले अटेम्प्ट में देना पड़ेगा जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो अगर इनकम टैक्स की रिटर्न आपने फाइल नहीं करी और आपकी इनकम टैक्सेबल है और आप रिटर्न भरने के लिए क्या थे, ओब्लिगेटरी थे, और आपने रिटर्न नहीं भरी, आपसे गलती हो गई, तो बेटा 5,000 की पेनल्टी है, एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये जो आपसे भूल हो गई कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी, इसकी पेनल्टी है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इल्लीगल ओमिशन। तो ये जो है इल्लीगल ओमिशन जो है वो एक्ट के अंदर कवर होती है। सिंपल ओमिशन जो है उसको, यानी कि हर ओमिशन जो होती है वो इल्लीगल नहीं होती, सिंपल बात ये है। ठीक है, ओके। ध्यान रखने वाली बात है, एक्ट में जब भी हम एक्ट की बात करेंगे, एक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्ट मतलब एक्टिविटी। अब ये एक्ट किसकी बात कर रहा है, ये एक्टिविटी की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्टिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिव एक्टिविटी कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है, और हो सकता है ये आपकी ओमिशन भी हो। ठीक है, ये आपकी ओमिशन भी हो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एक्ट ऐसा भी हो सकता है जो प्रीक्लूडेड है, प्रीक्लूडेड मतलब एक्सक्लूडेड, कि आपको ऐसा नहीं करना है, प्रीक्लूडेड बाय
एनी डिक्री, डिक्री का मतलब ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ने आपको कह दिया है कि ये काम आपको नहीं करना और अगर आप फिर भी करते हो तो ये क्या माना जाएगा, इलीगल ओमिशन मान लिया जाएगा। ठीक है, या ये सिविल रॉन्ग मान लिया जाएगा, या ये क्राइम मान लिया जाएगा, या ये ऑफेंस मान लिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो एक्टिविटी की है वो इलीगल इसलिए हो कि वो एक्ट में मेंशन्ड हो। अगर कोर्ट की डिक्री है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो भी वो किस में आ जाएगी, ऑफेंस में आ जाएगी। ठीक है, एफिडेविट की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एफिडेविट। देखो एफिडेविट का जनरल मीनिंग क्या होता है, जनरली इसका मतलब होता है एक रिटर्न स्टेटमेंट। जनरली इसका मतलब क्या होता है, आप एक रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे हो इन कोर्ट, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन ऑफ सम फैक्ट्स। कोई बात है वो आप लिख के ले रहे हो इंस्टेड ऑफ ओथ। ठीक है, एज एविडेंस इन कोर्ट या लीगल अथॉरिटी। जैसे आपने सेक्शन 7 पढ़ा हुआ है कंपनी एक्ट का, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसमें डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, एफिडेविट देना पड़ता है कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स को, सब्सक्राइबर को, कि जो हमने पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं कंपनी बनाने के लिए वो सारे पर्टिकुलर कंप्लीट है, करेक्ट है, और कंपनी बनाने से रिलेटेड हमने पिछले 5 सालों में कोई ऑफेंस नहीं किया हुआ। तो ये डिक्लेरेशन होती है, एक रिटर्न स्टेटमेंट, जो किसके सामने देता है, वो आरओसी के सामने देता है या किसी कोर्ट में देनी होती है। बट एक्ट की डेफिनेशन अगर देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन जो जीसीए में दी रखी है वो क्या लिखी हुई है, जीसीए में लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड, एफिडेविट इंक्लूड्स। एफिडेविट वर्ड को डिफाइन नहीं किया उसने, क्या बता रखा है, जो सोच रहे हो आप एफिडेविट, मतलब जनरल मीनिंग जो है वो तो है, इसके साथ में ये वर्ड हो रहा है। इंक्लूड्स अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब किसी चीज को कंफर्म करना, अफर्मेशन या डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, स्वेरिंग का मतलब कसम खाना, कि मैं कसम खाता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है, तो लीगल अथॉरिटी कहती है भाई कसम मत खा, ये बात तू लिख के दे एक लीगल पेपर पे, स्वेरिंग। बाय पर्सन वेयर लॉ अलाउज, जहां पर लॉ आपको अलाउ करता है कि ये जो बात है ये हम मान लेंगे अगर आप एक लीगल पेपर पे लिख के दे दोगे, वेयर लॉ अलाउज। ध्यान रखने वाली बात है, इंडिया में एफिडेविट में, ओथ में और स्वेर में कोई फर्क नहीं है। इंडिया में जब आप इसकी डेफिनेशन पे आगे बढ़ोगे तो आगे एक डेफिनेशन ये भी आएगी, स्वेर भी आएगा, ओथ भी आएगा, तो यहां पर इंडिया में इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो अगर किसी में ओथ वर्ड लिखा हुआ एक्ट में तो वो ओथ भी आपको क्या देनी पड़ेगी, रिटर्न में देनी पड़ेगी, और स्वेर वर्ड लिखा हुआ तो वो भी किस में देना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा। इंडिया में ओथ में, स्वेर में, एफिडेविट में कोई फर्क नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन है सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या है आजकल, अब बताओ 26 जनवरी 1950 के बाद एक्ट कहां बनते हैं, सेंट्रल एक्ट कहां बनते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में बने हैं। स्टेट एक्ट जो होते हैं स्टेट असेंबली में बनते हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं बनते। ठीक है, एंड इंक्लूड्स सेंट्रल एक्ट इंक्लूड्स एक्ट्स ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेशन। कब, 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में, और इससे भी पहले गवर्नर जनरल, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था। तो ये सारे एक्ट इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले की बात करें, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान आने से पहले, तो भारत का संविधान आने से पहले तो अंग्रेज राज करके गए थे, अच्छा सर, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता था गवर्नर जनरल,
जो आज पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि आप एक्ट प्रपोज कर सकते हो बेसिकली, और एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे काम करोगे एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये सारा काम कौन करता था इंडिया में पहले? गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। और अब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो संविधान आ गया है बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और पहले कौन रिप्रेजेंट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का? मतलब क्या होता था? गवर्नर जनरल। आजकल कौन है? प्रेसिडेंट है। ओके, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ एनी एक्ट और रेगुलेशन। कमेंसमेंट का मतलब है व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स, कम्स इनटू फोर्स या ऑपरेशन। जब कोई एक्ट ऑपरेशन में आ जाता है या फोर्स में आ जाता है। जैसे ही कानून पास होता है पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट दे देता है, यस वो एक्ट बन जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो डेट बताता है कि इसको किस डेट से अप्लाई करना है। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट ने 3 महीने के बाद की डेट दे रखी है, तो एक्ट 3 महीने के बाद फोर्स में आएगा। जब तक वो फोर्स में नहीं आता उस एक्ट को ठंडे बस्ते में रखा गया, एक तरीके से एक्ट तो बन गया, बट जब तक उसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी तब तक वो फोर्स में नहीं आएगा बेटा। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक्ट फोर्स में आना इसका मतलब एक्ट का कमेंस होना। तो प्रेसिडेंट जब एक्ट को अपने साइन कर देता है और वो साइन करने के बाद मान लो 4 महीने के बाद की डेट बताता है, तो 4 महीने के बाद एक्ट कमेंस होगा, उससे पहले उसका कोई लीगल फोर्स नहीं होगा। सिर्फ एक्ट पास होने से लोग इसको फॉलो करें ऐसा कभी नहीं होता है। एक्ट पास होने के बाद जब उसकी डेट नोटिफाई होती है उसके बाद लोग उससे बाउंड होते हैं। ठीक है, आगे आओ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आती है वो केस की आती है? डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की। अरे बच्चा ये पूछ रहा है कि कमेंसमेंट ऑफ एक्ट आपने कह दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आगे एक पॉइंट आएगा ना कि एक्ट कब से कमेंस होता है, उसके साथ ही लाइन इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है ना, वो आगे आएगा, रूल्स में आएगा। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? कोई भी मैटर, एनी मैटर जो रिटर्न हो या एक्सप्रेस्ड हो ऑन एनी सब्सटेंस, ऑन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब थिंग। अब पुराने जमाने में पेज तो थे नहीं, तो किस पे लिखा जाता? पत्थरों पे। और उससे भी पहले किस पे लिखा जाता था? जानवरों की खाल पे भी लिखा जाता था। तो किसी भी चीज पे अगर कोई भी मैटर लिखा गया है तो वो चीज क्या मानी जाएगी? डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। क्यों लिख रहे हो? जैसे मैं ये लिखवा रहा हूं आपको, आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप उसको यूज करना चाहते हो। इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ताकि आप इसको एग्जाम टाइम में यूज कर सको। ये नोट्स क्यों बना रहे हो? ताकि हम इसको एग्जाम टाइम में यूज कर सके। फॉर सम पर्पस, फॉर सम पर्पस। कोई भी डॉक्यूमेंट रखा जाएगा तो उसका एक पर्पस होगा। फॉर सम पर्पस। एग्जाम्पल इसके, जैसे कि कोई बुक हो, कोई बुक है, कोई पेंटिंग है, कोई इंक्रिप्शन है, एटसेट्रा। सर एक बात और, रिटर्न और एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ, किसके जरिए? बाय मींस ऑफ फिगर्स, टेक्स्ट या वर्ड्स एटसेट्रा। अब जैसे मैं आपको ये चीज कैसे समझा रहा हूं? मैं टेक्स्ट के थ्रू समझा रहा हूं। कई जगह मैं आपको कुछ अमाउंट लिख के बताता हूं, कई जगह हो सकता है कुछ मार्क्स यूज कर लूं मैं, जैसे डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने। तो ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट है। ओके, उसके बाद जो अगली डेफिनेशन आती है वो आती है इनेक्टमेंट। सर बार बार इसमें एक वर्ड आता है इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है? इनेक्टमेंट का मतलब है लॉ, एक्ट, एंड इट इंक्लूड्स रेगुलेशन, एंड इट इंक्लूड्स रेगुलेशंस। तो जो सेंट्रल एक्ट है उसके साथ जो रेगुलेशंस भी आई है वो एक्ट का पार्ट है। तो जिस तरीके से वी आर बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, वी आर आल्सो बाउंड बाय रेगुलेशंस। ठीक है ना, तो हमें एक्ट भी फॉलो करने पड़ते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। चॉइस नहीं होती कि हम एक्ट को फॉलो कर ले रेगुलेशन को फॉलो ना करें।
ठीक है। इट इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड का मतलब पुराने जमाने में जो एक्ट्स होते थे उसको कोड भी बोलते थे, अब भी यूज कर लेते कई बार, तो उसके रेगुलेशन। तो ये एक्ट होते थे, ये राजा महाराजा और अंग्रेजों ने मिलकर बनाए थे एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी रेगुलेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। और अब तो सर ये बंगोल वाले खत्म हो गए, तो इट इंक्लूड्स रेगुलेशन और प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट बाय पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में एक्ट बनते हैं, और पुराने जमाने में कहां बने होंगे बताओ? डोमिनियन लेजिस्लेशन में, उससे भी पुराने जमाने में चले जाओगे तो गवर्नर जनरल में। ठीक है, ये पार्ट होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्ट्स, ये एक्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। अगली डेफिनेशन जो है अपनी वो कौन सी आती है? फाइनेंशियल ईयर। बहुत ही सिंपल है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये तो सबको ही पता होगा। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर नहीं होता। कैलेंडर ईयर जो है वो कहां से होता है बेटा बताओ? 1 जैन से 31 दिसंबर। तो अगर किसी एक्ट में सिर्फ ईयर लिख रखा है तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर, और अगर कहीं पर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, ये भी पता ही है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर आ गई आपकी एक डेफिनेशन और, गुड फेथ। गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब क्या होता है? गुड फेथ का मतलब है एनीथिंग डन ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब बोनाफाइडी, नॉट मालाफाइडी। बोनाफाइडी का मतलब होता है गुड फेथ, और मालाफाइडी का मतलब होता है बैड फेथ, यानी कि बुरी नीयत के साथ। तो अगर कोई काम मैंने ऑनेस्टी के साथ किया है, यानी कि मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी उस काम को करने के लिए, हो सकता है वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट। हो सकता है वो काम मैंने लापरवाही से किया हो, मुझसे गलती हो गई, मेरे को वो काम विद केयर करना चाहिए था, ध्यान से करना चाहिए था, मैंने केयर नहीं दिखाई, बट उस काम को करने के पीछे मेरी कोई इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा गुड फेथ। कोई काम गुड फेथ में हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। देखना पड़ेगा ये काम उसने कौन से हालात में किया हुआ है, सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगर किसी अथॉरिटी को डाउट है, अगर किसी अथॉरिटी को, एग्जांपल दे रखा है अथॉरिटी हैज डाउट, ठीक है, तो और उसने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, बिना इंक्वायरी किए उसने डिसीजन सुना दिया, प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की और उसने डिसीजन सुना दिया, तो क्या कहा जाएगा कि उसने जो डिसीजन दिया है ये गुड फेथ में दिया है? नॉट गुड फेथ। तो कहा जाएगा यहां पर ये काम गुड फेथ में नहीं हुआ, क्योंकि जब आपको डाउट था तो प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद ही आपको डिसीजन देना चाहिए। तो यहां पर आपकी लापरवाही है, ठीक है, बट ये गुड फेथ में क्यों नहीं हुआ? देखो, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। आप अथॉरिटी हो भाई, आपको डिसीजन देने हैं, तो डिसीजन देने से पहले अगर आपको यह पता है कि मुझे डाउट हो रहा है, तो डाउट होने के बाद भी आप इंक्वायरी नहीं करो तो गुड फेथ नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ठीक बात है, जहां पर डिग्री ऑफ केयर दिखानी चाहिए आप वहां पर केयर नहीं दिखा रहे हो, तो इसका मतलब गुड फेथ में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट एक्ट, डिफरेंट डेफिनेशन इन डिफरेंट एक्ट। तो बताइए, अगर किसी एक्ट में डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है गुड फेथ की गिवन, तो क्या वहां पर जीसीए अप्लाई होगा? नहीं होगा। सर नहीं दे रखा, तो वहां पर हम जीसीए के लिए गुड फेथ की डेफिनेशन उठा सकते हैं।
सॉरी गुड फेथ के लिए जीसीए की डेफिनेशन उठा सकते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने। ध्यान रखने वाली बात है कि गुड फेथ की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर अप्लाई नहीं होती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर जीसीए की डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1872 को बना था, और जो जीसीए है वो 1897 में आया है। तो बाद में आया तो बेटा वो जीसीए के ऊपर जीसीए की एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, अभी हम आपका सेक्शन 29 पढ़ेंगे जीसीए के अंदर, उसमें पता लग जाएगा, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जीसीए एक्ट के आने से पहले अगर कोई सेंट्रल एक्ट वगैरह बना हुआ है तो उस एक्ट के ऊपर जीसीए की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। 11 मार्च 1897 को आया ये एक्ट, तो उस एक्ट को आने, इस हमारे एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बाद जो भी सेंट्रल एक्ट आएंगे जीसीए उन पे अप्लाई होता है, पुराने सेंट्रल एक्ट्स पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नो अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीसीए। तो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, सेल ऑफ गुड एक्ट वगैरह पढ़ा है, पहले सेल ऑफ गुड एक्ट किसका पार्ट होता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होता ना, तो वहां पर कावे टेम्प्टर का पॉइंट पढ़ा होगा आपने, या फ्रॉड वाला पॉइंट पढ़ा होगा, कावे टेम्प्टर। तो कावे टेम्प्टर का मतलब क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पार्टी क्या करे? सावधान रहे। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो चेक कर ले कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो आपको नुकसान कर सकती है। अगर आपने नेग्लिजेंसी वहां पर दिखाई तो आप गुड फेथ की सहारा नहीं ले सकते कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए था, मैंने नहीं पढ़ा, मेरी गलती है, बट मेरी इंटेंशन सामने वाले बंदे को डिफॉल्ट करने की नहीं थी। तो ये वाले जीसीए की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। कावे टेम्प्टर रूल वहां पर आज भी बना हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा और बाद में पता लगा कोई टर्म्स जो है वो आपके अगेंस्ट जा रही है, तो बाद में आप इस चीज का सहारा नहीं ले सकते कि ये मुझसे गलती हो गई और गलती गुड फेथ में हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना चाहिए, तो वो वहां पर अप्लाई नहीं होगा बेटा। ठीक बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? तो जहां भी गवर्नमेंट वर्ड आ गया वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली 3 अथॉरिटी के तौर पे काम करती है। जैसे ये गवर्नमेंट 3 अथॉरिटी में नहीं, बेसिकली आपको पता है ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 अथॉरिटी के अंदर बटा हुआ है। नंबर 1 लेजिस्लेचर, जो कि कानून बनाता है, एग्जाम्पल पार्लियामेंट, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो कानून का पालन करवाती है। जनरली हमारे लिए गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये है, गवर्नमेंट क्या करती है? जो कानून पार्लियामेंट ने बना रखे गवर्नमेंट उनको अप्लाई करवाती है। ठीक है, जनरली इसको कंसीडर किया जाता है। और तीसरी अथॉरिटी कौन होती है? जुडिशरी, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट। ये 3 विंग्स होती है, ये 3 विंग्स होती है, 3 डिपार्टमेंट है, 3 पिलर्स है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर जनरली हम क्या करते हैं, जहां भी गवर्नमेंट वर्ड आ गया तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, नहीं तो गवर्नमेंट नॉर्मली 3 पिलर के ऊपर खड़ी होती है। ठीक है, आगे आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर कहीं पर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन की ज्यादा डेप्थ में मैं लेके नहीं जाना चाहूंगा। पार्ट बी जो है इंडिया जब आजाद हुआ था तब थोड़ा सा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 स्टेट में इंडिया को बांटा गया था, तो उसमें पार्ट बी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, तो उसकी बात कर रहा है, उसको छोड़ दो आप, यहां पर इसको याद करो, आप सिंपल याद करो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है इसका मतलब समझाया नहीं गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। यहां पर लिखा हुआ इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंसिव डेफिनेशन, हम डिफाइन नहीं करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, हम बता देंगे इसमें आपको और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। इट इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू बी अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज ऑफ लैंड,
अभी जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि राइट टू कैच द फिश। अब फिश कहां से आती है? पानी से। और पानी कहां है? जमीन पर है। ठीक है, इसलिए फिश को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। फिश जो है, राइट टू कैच द फिश क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ये देखो राइट टू कैच द फिश। कहां गया? ज्यादा आगे आ गया। राइट टू कैच द फिश इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इट इज अ थिंग अराइज ऑफ लैंड, जमीन से आने वाली। ठीक है, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। उसके बाद थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो चीजें जमीन से जुड़ी हुई है। एग्जांपल इसका ट्री। और एनीथिंग विच इज परमानेंटली फास्टनड, फास्टनड मतलब फिक्स्ड, थिंग्स परमानेंटली फास्टनड विद अर्थ, जैसे कि बिल्डिंग। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है? इम्प्रिजनमेंट वर्ड लगभग आपको हर एक्ट में मिलेगी। इम्प्रिजनमेंट दो तरह की होती है। ठीक है, इंडियन पीनल कोड में ये वर्ड डिफाइंड है। दो तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है, एक रिगोरियस, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा सिंपल, और दूसरा सिंपल। रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है? जिसमें आपको लेबर करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप जेल में भी बंद रहोगे और आपको काम भी करना पड़ेगा। और सिंपल में क्या होता है? जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको जेल में बंद करके रखा जाएगा। ठीक है, तो दो तरह की इंप्रिजनमेंट होती है, रिगोरियस और सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इंडियन लॉ का मतलब क्या है? इंडियन लॉ, अब देखो जब हम गुलाम थे ना बेटा, तो कुछ एक्ट इंडिया में बनते थे, कुछ एक्ट ऐसे होते जो ब्रिटेन में बने हो और हमारे ऊपर वो अप्लाई किए जाते या थोपे जाते थे। तो इंडियन लॉ का मतलब क्या है? जो अंग्रेजों के टाइम में इंडिया के अंदर बने थे, जो इंडिया के लिए बने थे। अब इंडियन लॉ की डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे एक्ट जो पार्लियामेंट में बनेंगे वो क्या है? इंडियन लॉ है। तो इंडियन लॉ का मतलब क्या है? कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डर एटसेट्रा which is applicable, which is applicable, applicable in province, प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब प्रिंसली स्टेट, जहां पर राजा महाराजाओं का राज होता था। प्रोविंस ऑफ इंडिया, ये इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते थे। उसके बाद जब इंडिया आजाद हो गया तो पार्ट ए एंड पार्ट सी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंडियन लॉ में इट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि अब पार्लियामेंट में जो एक्ट बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे के सारे इंडियन लॉ ही है। तो ये कब हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। ये सब कब हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हो रहा था। उसके बाद अगली डेफिनेशन जो दे रखी है, ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आप उसको ज्यादा अच्छे से फोकस करना। मंथ, मंथ का मतलब क्या है? ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ना कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश कैलेंडर के। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? जो इमूवेबल नहीं है। हाँ, ऐसी ऐसी डेफिनेशन बताओ सर, मजे आ रहे हैं बेटा, ये एग्जाम में भी नहीं आएगी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओथ, ये मैंने आपको बता ही दिया था, इंडिया में ओथ में और स्वेयर में कोई फर्क नहीं है। ये अफर्मेशन है, जो लॉ आपको अलाउ करता है कि आप रिटर्न में हमें दे दो तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है, बाद में पता लगा आपने अफर्मेशन गलत दे रखी है तो ऑब्वियस बात है, लीगल पेपर पे लिख के दे रखा है, फिर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ऑफेंस, अगर कहीं पर वर्ड आ गया, ऑफेंस का मतलब क्या है?
ऑफेंस का मतलब आपने कोई हरकत की है या आपसे कोई भूल हुई है, या आपसे कोई भूल हुई है जो कि पनिशेबल है किसी लॉ में, पनिशेबल इन एनी लॉ। किसी भी लॉ में अगर आपका एक्ट या आपकी भूल जो है पनिशेबल है तो कहा जाएगा आपने ऑफेंस किया है। ठीक है। ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट दो होते हैं बेटा, ऑफिशियल गजट जो होते हैं वो दो होते हैं, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो जो स्टेट एक्ट बनते हैं वो यहां छपते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट में, और जो सेंट्रल एक्ट बनते हैं वो कहां छपते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गजट में। ठीक है। नो अच्छा, ये मैं थोड़ा सा और इसको बता देता हूं, हालांकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको बता देते हैं। ये एक पब्लिक जर्नल है, ये क्या होते हैं, ये एक पब्लिक जर्नल है। ये किसके लिए इश्यू किए जाते हैं, पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक को एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, ऑर्डर के बारे में पता लग जाए। ये कौन पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट, पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। ये किसके अंडर आता है बेटा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये पब्लिश करते हैं। ठीक है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग पब्लिश होता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस में प्रिंट होता है। ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक सी बात थी, इतना कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं। पर्सन वर्ड अगर कहीं पर आ गया तो क्या इसका मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन है, कहता नहीं, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इसमें इंक्लूड करना है अपने को, कंपनी को भी इंक्लूड करना है, जो एसोसिएशन है उसको भी इंक्लूड करना है। अब ये एसोसिएशन चाहे रजिस्टर्ड हो यानी कि इनकॉर्पोरेटेड हो और नोट, जैसे पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड हो जाएगी। एग्जांपल लिख देता हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म भी लॉ में पर्सन है। आगे आएंगे। उसके बाद में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इन इंडिया रजिस्टर्ड है अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ। तो उसे कहा जाएगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। रूल्स का मतलब क्या है, कहता भाई जहां रूल्स आ गए ना, इसका मतलब ये किसका पार्ट है, ये एक्ट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। मेड, ये किसने बनाया है, मेड इन एक्सरसाइज ऑफ, एक्सरसाइज मतलब यूज, एक्सरसाइज ऑफ पावर। कन्फर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फर्ड, गिवन, conferred by any act, any enactment। अब जैसे कंपनी एक्ट 2013 में रूल्स कौन बनाएगा, एमसीए बनाएगी। ये किसने लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट ने लिखा हुआ है। तो रूल्स कौन बनाता है, एक अथॉरिटी बनाती है। किसने कहा, इनएक्टमेंट में कहा हुआ है। ठीक है। एंड इंक्लूड्स रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या फर्क है, ये समझने को आपको जरूरत नहीं है, आप ये मान के चलिए दोनों लगभग सेम चीज है। वैसे मैं आपको फर्क बता देता हूं कि जैसे सेबी जब सेबी अथॉरिटी है, तो सेबी जब रूल इश्यू करती है लिस्टेड कंपनी के लिए, तो उनको रूल्स की बजाय क्या वर्ड यूज किया जाता है, ज्यादा वर्ड क्या यूज किया जाता है, रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशंस। ठीक है। तो जब एमसीए बनाए तो रूल्स, और जब पावर आगे कन्फर करके किसी अथॉरिटी को, अथॉरिटी जब वो रूल्स बनाए तो उसे रेगुलेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। आगे वर्ड आता है शेड्यूल। तो शेड्यूल का मतलब, सेक्शन का मतलब, सबसेक्शन का मतलब, शेड्यूल का मतलब शेड्यूल ऑफ एक्ट। जैसे कंपनी एक्ट में 7 शेड्यूल है। सेक्शन का मतलब सेक्शन ऑफ एक्ट, सेक्शन का नॉर्मली मतलब क्या होता है, पार्ट। और सबसेक्शन किसका होता है, सबसेक्शन ऑफ सेक्शन। सबसेक्शन किसका पार्ट होता है, सेक्शन का पार्ट होता है। तो ये लिखा होता है।
ठीक है। उसके बाद में राइटिंग का मतलब क्या है? राइटिंग इंक्लूड्स, अब जैसे मैं आपको ये नोट्स लिखवा रहा हूं, आप लिख रहे हो, तो इसे बोलते हैं लिथोग्राफी। आप लिख रहे हो, लिथोग्राफी। कुछ बच्चे ऐसे होते जो कहते हैं सर टाइम नहीं है, बाद में हम आपके नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, तो ठीक बात है, तो आपने प्रिंटेड नोट्स डाउनलोड कर लिए, प्रिंटेड। कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर आप लिख दो, हम स्क्रीन पॉज करके फिर मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी एटसेट्रा। कोई भी ऐसा मोड जिससे आप किसी वर्ड्स को विजिबल फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में रख सकते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। ठीक है। विच कैन फॉर रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स, रिप्रेजेंटिंग द वर्ड्स, तो इसे बोलते हैं राइटिंग। कहीं पर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जीसीए के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोविजंस के ऊपर। जीसीए में कुछ प्रोविजंस भी दे रखे हैं जिसको हम इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, नए पेज से ही आ जाते हैं। सेक्शन 5 जो है, अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े थे वो किसके लिए थे? डेफिनेशंस, यानी कि जीसीए में जो पर्टिकुलर वर्ड जो डिफाइन किए गए हैं वो क्या है। यहां पर आते हैं प्रोविजंस, मतलब जीसीए के अंदर कुछ बेसिक प्रोविजन है, कुछ कॉमन प्रोविजन है जो सभी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस पर अप्लाई होते हैं। तो सेक्शन 5 जो है कि एक्ट कम्स इनटू ऑपरेशन, कोई भी जो एक्ट है वो कब ऑपरेशन में आता है। ये ठीक है, क्वेश्चन इस तरह की चीजें जीसीए में आ जाती है। तो कोई भी एक्ट ऑपरेशन में कब आता है? ऑन द डे, ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव्स द असेंट, असेंट मतलब अप्रूवल, ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। बट गवर्नर जनरल कब आएगा बताओ? इंडिया के आजाद होने से पहले, और उसके बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई तो कौन? प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले गवर्नर जनरल अप्रूवल करता था, और कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखने वाली बात है, कोर्ट, कोर्ट कभी भी प्रेसिडेंट को यह नहीं कह सकती कि आप इस एक्ट को कब अप्लाई करोगे। कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स द प्रेसिडेंट टू मेक द एक्ट एनफोर्सेबल, कि आप इस एक्ट को एनफोर्सेबल करो। मान लो कोई कानून जो है पार्लियामेंट में पास हो गया और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, बट डेट ऑफ कमेंसमेंट अभी तक प्रेसिडेंट ने अनाउंस नहीं की है कि इसको कब से अप्लाई करना है, तो कोर्ट कभी भी नहीं कह सकती। हालांकि कोर्ट, हाउएवर, कोर्ट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, पूछ सकती है कि आप इसको कब से अप्लीकेबल करने वाले हो। कोर्ट कैन आस्क, आस्क फॉर द डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट जो है ये आपने असेंट दे दी है, बट आपने डेट अभी तक नोटिफाई नहीं की है कि कब से ये एक्ट कमेंसमेंट में आएगा, तो क्या आप डेट बता सकते हो? और कैन आस्क है मतलब पूछ सकते हो, प्रेसिडेंट बताने के लिए बाउंड नहीं है। कैन आस्क फॉर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि आप इसको कब से ऑपरेशन में लाने वाले हो। ठीक है, तो एक्ट कब ऑपरेशन में आता है? ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद दो बातें होंगी, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी इज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। मेंशन्ड है, हा ना है, तो कब से एप्लीकेबल है? ऑब्वियस सी बात है, जो डेट उसमें पब्लिश कर रखी है। एक्ट विल बी
इन फोर्स फ्रॉम डेट स्पेसिफाइड इन ऑफिशियल गजट। और अगर प्रेसिडेंट ने कोई डेट नहीं बता रखी है तो जिस दिन आप अपनी असेंट दे देते हो, नॉर्मली एक्ट उसी दिन से क्या मान लिया जाता है, अप्लाई मान लिया जाता है, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल या असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट ने कोई डेट नहीं बताई है, सिर्फ अपनी असेंट दे दी है, ठीक है, तो वो अगले दिन से जनरली अप्लीकेबल हो जाता है। बट अगर कोई डेट नोटिफाई कर रखी है तो बोलो, तो उस डेट से अप्लाई होगा। बट अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने उस एक्ट को होल्ड पर छोड़ दिया है, ठीक है, ये कब होता है, जब प्रेसिडेंट ने किसी एक्ट को होल्ड पर छोड़ दिया है कि वो वोटिंग से पास हो चुका है, दो पास्ड इन पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट ने अभी तक उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं दी है, तो कोर्ट कभी भी बाउंड नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को कि आप उसके ऊपर असेंट देके उसे कमेंस करो। हाँ, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस पे अपनी असेंट कब देने वाले हो, या आपकी इंटेंशन कब है इसको नोटिफाई करने की, अप्रूवल करने की। पॉइंट क्लियर है? ओके। उसके बाद जो अगला प्रोविजन आता है, प्रोविजन 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिपील, इफेक्ट ऑफ रिपील। सेक्शन 6, इफेक्ट ऑफ रिपील। तो सबसे पहले रिपील का मतलब क्या होता है पता ही ना, कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ एनी एक्ट, किसी भी एक्ट को मिटा देना, ठीक है, जैसे कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मैं इसमें एग्जांपल क्या लेता हूं, जैसे मैंने डिटेल लेक्चर आप लोगों ने अगर किसी ने लगाए हैं तो आपको पता है, मैं वेल्थ टैक्स का एग्जांपल देता हूं। दी वेल्थ टैक्स एक्ट पहले हुआ करता था बेटा ये एक्ट, और ये जो है रिपील हो गया, रिपील्ड इन 2015। इससे पहले क्या होता था, जो आपकी वेल्थ होती थी, मान लीजिए आपके पास एक घर नहीं 2 घर हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी, आपके पास गोल्ड एक लिमिट से ज्यादा है, तो आपकी वेल्थ माना जाता था और आपको हर साल उसके ऊपर भी क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। पुराने जमाने में डायरेक्ट टैक्स 2 तरह के होते थे, एक इनकम टैक्स और एक वेल्थ टैक्स। 2015 में इसको रिपील कर दिया गया। रिपील कर दिया गया मतलब इस एक्ट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बट इफेक्ट ऑफ रिपील में क्या करता है, समझिए इस चीज को। कोई भी सेंट्रल लॉ और सेंट्रल रेगुलेशन जिसको रिपील कर दिया गया है, रिपील्ड, जिसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, रिपील्ड, ये अफेक्ट नहीं करेगा, shall not affect 5 things, 5 चीजों को अफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले, इट कैन नॉट रिवाइव एनीथिंग, which not enforced during the period of repeal, तो ईयर 2015 में ये वेल्थ टैक्स रिपील हुआ है, तो क्या रिपील होने वाले फाइनेंशियल ईयर में कोई मैटर रिवाइव किया जा सकता है वेल्थ टैक्स एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्ट क्या हो चुका है, रिवील हो चुका है। अब इस एक्ट की रेफरेंस लेके आप कोई भी नया वेल्थ टैक्स का केस ओपन नहीं कर सकते। ओके, इट शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन और एनीथिंग डन। क्या जिन्होंने वेल्थ टैक्स पे किया है 2015 से पहले, तो सबका रिफंड आएगा क्या? नहीं आएगा। जो काम हो चुका, 2014 में मैंने वेल्थ टैक्स भरा था, तो मैंने वेल्थ टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भरा ना, उस टाइम तो वेल्थ टैक्स एक्ट था ना, तो मुझे भरना था। तो 2015 में जब ये वेल्थ टैक्स रिपील कर लिया गया, तो क्या मुझे मेरा वेल्थ टैक्स जो मैंने आज तक भरा है वापस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हो चुका। जो चीज हो चुकी उसको अफेक्ट नहीं करता रिपील। ठीक बात है? ओके, इट शैल नॉट अफेक्ट द राइट और लाइबिलिटी अकर्ड। अब बताइए, मान लीजिए 2014 में मैंने मेरे ऊपर वेल्थ टैक्स की डिमांड आ गई जो मैंने पे नहीं करी,
तो क्या मुझे अब 2015 में वेल्थ टैक्स ही रिमूव हो गया, रिपील हो गया, तो वो जो डिमांड रेज की गई थी जिसको पे करने की मेरी लाइबिलिटी थी, मुझे पे करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम तो वेल्थ टैक्स था ना। तो मेरे को अगर कोई लाइबिलिटी आ चुकी है तो मुझे पे करनी पड़ेगी। हाँ, 2015 के बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, नई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, बट जो लाइबिलिटी अक्कर हो चुकी है वो मुझे पे करनी पड़ेगी। शैल नॉट अफेक्ट द पेनल्टी या पनिशमेंट, पेनल्टी या पनिशमेंट। मान लीजिए मैंने वेल्थ टैक्स नहीं पे किया था, विद इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ा, तो 2015 में जब वेल्थ टैक्स रिमूव हो गया तो क्या मेरी जो पनिशमेंट थी, जो मेरे फाइन लगा था, वो माफ हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो काम तो हो चुका। शैल नॉट अफेक्ट द इंक्वायरी या लिटिगेशन। मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, मैंने वेल्थ टैक्स पे नहीं किया था ईयर 2012 में, मेरे ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है उसका, मतलब मैंने चैलेंज कर रखा है, तो क्या 2015 में वो केस ड्रॉप हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, उस टाइम तो वेल्थ टैक्स एक्ट था ना। तो ये 5 पॉइंट याद रखने वाली चीज है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में बेटा, बहुत बार आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स, और एज इट इज यही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिपील। पॉइंट क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 पे। अगर क्या रिपील्ड एक्ट को रिवाइव किया जा सकता है? रिपील्ड एक्ट को रिवाइव किया जा सकता है, रिवाइवल कर सकते हो, बट गवर्नमेंट को रीजन देना पड़ेगा, बाय गिविंग रीजन। या आप इस पुराने एक्ट को जिसको रिपील कर लिया गया है, इसको वापस क्यों लेके आना चाहते हो? बेटा जब गवर्नमेंट कोई नया एक्ट बनाती है तो भी रीजन तो देना ही पड़ता है, पर्पस बताना पड़ता है, प्रीएम्बल होता है, तो इसका भी बताना पड़ेगा, इसमें क्या खास बात है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 8। इस सेक्शन 8 के साथ में ना आपको स्टडी मैट में एक एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल नंबर 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है कंस्ट्रक्शन मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट। अगर कोई एक्ट रिपील हो गया है और इसकी रेफरेंस किसी और एक्ट में दी गई है, तो क्या वो रेफरेंस खत्म हो जाएगी? अगर रिपील्ड एक्ट को हमने क्या कर दिया है, री इनेक्ट कर दिया है। री इनेक्ट मतलब दूसरा एक्ट ले आए उसकी जगह, जैसे कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 में बुक प्रॉफिट की डेफिनेशन दे रखी होती है, ये 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये मैट का प्रोविजन है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसमें ये लिखा होता है इनकम टैक्स के अंदर। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट ये एज इट इज एग्जांपल दे रखा है इसलिए मैं करवा रहा हूं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में क्या होता था, हम 2 प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, कंपनी के 2 प्रॉफिट को कंप्यूट किया जाएगा। एक बुक प्रॉफिट, एक आपका बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 1956, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956, और एक आपका प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, और जो प्रॉफिट ज्यादा होगा हम उसके ऊपर क्या ले जाएंगे, टैक्स ले जाएंगे। ये मैट का प्रोविजन है, इसके बारे में डिटेल में आपको सीए फाइनल में पढ़ने को मिलेगा अगर पहुंचे तो। अब क्या हुआ बेटा, कंपनी एक्ट 1956 क्या हो गया, रिपील हो गया, ये तो रिपील हो गया, और इसकी जगह रीइनेक्ट क्या हुआ, कंपनी एक्ट 2013। ये आपका एक्ट नया आ गया, क्लियर है। अब सेक्शन 115 जेबी में इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी एक्ट 1956 की रेफरेंस दे रखी है, जो क्या हो चुका है, रिपील हो चुका है। तो क्या खुश होने वाली बात है कि कंपनी एक्ट 1956 तो रिपील हो गया, इसका मतलब बुक प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और बुक प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो अब मैट होगा ही नहीं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वाला प्रोविजन खत्म हो गया। कहता है नहीं भाई, इसकी जगह कंपनी एक्ट 2013 आ गया ना, तो अब यहां पर इसे कैसे समझा जाए, कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जहां जहां कंपनी एक्ट 1956 की रेफरेंस थी किसी भी और एक्ट में, वहां अब इसे कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कंपनी एक्ट 2013
2013 के नाम से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, जैसे अंडर सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 1956, अंडर सेक्शन 25 कंपनी पहले होती थी एनजीओ एनपीओ, जो आज के टाइम में कंपनी एक्ट 2013 में अंडर सेक्शन 8 कंपनी कही जाती है। तो जहां जहां कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन 25 की रेफरेंस है, आज के टाइम में उसे अंडर सेक्शन 8 की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सेक्शन, ये जो एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज इसको याद करना है, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है बेटा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। अगर कहीं पर टाइम की सीरीज दे रखी है, जैसे इन्होंने एग्जांपल क्या दे रखा है, डिविडेंड का एग्जांपल दे रखा है कि एक कंपनी ने 15 जुलाई को डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और एक्ट में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन 30 डेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई को कंपनी 2025, अब 2026 तो नहीं लिख सकता ना, 26 लिख दिया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो सुनने में आया कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए 2026 मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है ना, 15 जुलाई 2025 सॉरी, फिर वही बात, दुनिया खत्म हो जाएगी ना। यहां पर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड, और एक्ट में लिखा हुआ है ये कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन 30 डेज। कहां से, फ्रॉम डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये सभी मेंबर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने दिन में, विद इन 30 डेज। अब देखो, फ्रॉम वर्ड जहां आ गया, इसका मतलब फ्रॉम वर्ड जहां आ गया इसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड द डे, फर्स्ट डे। तो बताओ किस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, 15 जुलाई। 15 जुलाई को डिक्लेयर हो तो 15 जुलाई पहला दिन नहीं माना जाएगा, इसको एक्सक्लूड करना है। तो पहला दिन कहां से काउंट होगा, 16 जुलाई से। 15 जुलाई को तो काउंट हुआ ना, तो फ्रॉम 15 जुलाई, तो फ्रॉम का मतलब क्या है, 15 जुलाई को काउंट नहीं करना, और विद इन मतलब अप टू, तो कितने दिन में हो जाना चाहिए, 30th डे को क्या करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड द लास्ट डे। लास्ट डे क्या है, 30th, तो विद इन 30 डेज। तो 16 जुलाई से शुरू होगा पहला दिन, और विद इन 30 डेज वहां पर 30वें दिन के अंदर डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो टाइम कमेंस कहां से होता है, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो वो दिन इंक्लूड करना है, और कब खत्म होगा, अगर अप टू लिखा हुआ है या विद इन लिखा हुआ है तो लास्ट डे को इंक्लूड करना होता है, ये सेक्शन 9 कहता है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है। सेक्शन 10, अगर मुझे कोई काम ऐसा करना है, एक्ट टू बी डन, मुझे कोई काम ऐसा करना है जो कोर्ट में होना है, या किसी ऑफिस में होना है, गवर्नमेंट ऑफिस में होना है, ऑफिस का मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस, और वो जो लास्ट डे जिस दिन ये काम होना था, उस दिन कोर्ट या ऑफिस जो है बंद है। ठीक है, कोर्ट या ऑफिस जो है क्लोज्ड है, गवर्नमेंट हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, वट एवर द केस। तो अगर जिस दिन भी ये ओपन होगा, जिस दिन कोर्ट या ऑफिस ओपन होगी, अगले दिन ओपन होगी, सर अगले दिन भी छुट्टी है तो कोई बात नहीं, उससे अगले दिन ओपन होगी, जिस दिन भी ओपन हो उस दिन ये काम कर लो, डन। तो क्या ये माना जाएगा आप लेट हो गए, नहीं, ये माना जाएगा विद इन टाइम, बस जिस दिन ओपन हो उसी दिन पहुंच जाना। ठीक है, उससे लेट नहीं। तो अगर आपको कोई काम कोर्ट में करना है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में करना है, एक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी ऑफिस है, उस दिन अगर वो ऑफिस बंद होता है या कोर्ट बंद होती है, तो जब भी वो ऑफिस या कोर्ट ओपन होती है उस दिन अगर आप ये काम कर लोगे तो ये माना जाएगा आपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में काम किया है और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ये सेक्शन 10 है, ये भी ठीक है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि छोटा सा बनेगा, ये एमसीक्यू बन सकता है 2 नंबर का। इस तरह के क्वेश्चन आजकल आईसीएस ज्यादा पूछ रही है, क्योंकि बच्चों का इन सेक्शंस में ध्यान नहीं होता बेटा। सेक्शन 11, इस पे तो 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं।
मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को कैसे समझेंगे? ये समुंदर है बेटा, पानी है, नहर है, ठीक है, रिवर है कोई। यहां पर ए लोकेशन है, ठीक है, और यहां पर बी लोकेशन है, ये बी लोकेशन है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि इन लोकेशन के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो इनके बीच में जो रोड बनी हुई है वो ये ऐसी बनी हुई है, ये रोड है। तो अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे बाय रोड जाना पड़ता है। तो ये बाय रोड जो जगह है ये है 22 किलोमीटर। और जो ये यहां पर अगर मैं इस रास्ते को प्लेन हॉरिजॉन्टल वे में देखूं, प्लेन हॉरिजॉन में यहां से यहां, तो ये डिस्टेंस बनता है सिर्फ 15 किलोमीटर का। तो अब एक्ट में अगर ये पूछा जाता है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो बताओ कितना कहोगे? 22 किलोमीटर या 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर, ठीक है। अगर एक्ट में लिख रखा बाय रोड बताओ तो बाय रोड मानना जाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो डिस्टेंस कैसे नापते बेटा? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जब तक एक्ट में या किसी रेगुलेशन में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं दे रखी, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है बेटा। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होता है मेजर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है 2 नंबर का। आपको 2 डिस्टेंस दे देंगे, उसमें सेम ऐसे बना रखा होगा कि बाय रोड डिस्टेंस 22 किलोमीटर है, और जो प्लेन लाइन अगर सीधा सीधा देखते हैं तो 15 किलोमीटर का है, बट उसके बीच में नहर आती है। तो भैया हमें नहर को इग्नोर करना है, हमें तो प्लेन लाइन पे देखना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12, ड्यूटी टू बी टेकन, ड्यूटी टू बी टेकन, टू बी टेकन ऑन प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कस्टम ड्यूटी का, एग्जांपल कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, क्रूड ऑयल की बात करूं, और इंडिया अगर इसको इंपोर्ट करती है, तो इसमें कई ड्यूटी जो है, एक नहीं कई ड्यूटी लगती है इसमें। जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर स्पेशल कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी, कई ड्यूटी होती है बेटा। इसमें क्रूड ऑयल में सपोज करो एक ड्यूटी जो है वो ₹13 लगती है, 13 रुपए की कस्टम ड्यूटी लगती है, ₹13 पर लीटर, पर लीटर लगती है कस्टम ड्यूटी। ये स्पेशल कस्टम ड्यूटी है, स्पेशल ड्यूटी, ठीक है। तो ये किस बेस पर लग रही है? मेजरमेंट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। जैसे कपड़ा, अगर मैं बाहर से कपड़ा इंपोर्ट करता हूं तो कपड़ा जो है केजी के हिसाब से उसके ऊपर ड्यूटी लगती है, प्राइस के ऊपर नहीं लगती। जैसे नॉर्मली आपने जैसे सुना होगा जीएसटी है, जीएसटी 18% है, तो 18% किसका? वैल्यू का। इसे हम बोलते हैं एड वोल्रम। बट अगर मैं कपड़ा इंपोर्ट वगैरह करता हूं तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है वो केजी के हिसाब से चार्ज होती है, कि कितने किलो कपड़ा लेके आए हो, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए मैं ½ लीटर ऑयल लेके आता हूं, तो इसका मतलब मुझे उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी। एग्जाम्पल, मैं ½ लीटर ऑयल लेके आया हूं, ½ लीटर, या फिर कहिए कि मैंने 100.5 लीटर ऑयल लेके आया हूं। एग्जाम्पल, ऑयल तो ज्यादा ही आएगा, मीट्रिक टन में आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो ½ लीटर ऑयल अगर मैं लेके आया हूं तो क्या मुझे कोई ड्यूटी नहीं देनी? नो ड्यूटी। क्यों? क्योंकि एक्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर पे 13 लगेगी, 13 रुपए लगेंगे। तो सर मैं तो 1 लीटर लाया नहीं, मैं तो 1 लीटर से कम लाया हूं। तो कहता भाई एग्जाम थोड़ी है, तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूटी नहीं देनी, इसका मतलब क्या है? 13/2 इतनी ड्यूटी देनी है। प्रोराटा, प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेटली आपको ड्यूटी लगानी लगेगी, ठीक है। तो ये प्रोराटा होता है। ये सेक्शन 12 हो गया, ये भी एमसीक्यू के लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है कि अगर किसी सेक्शन, किसी एक्ट में ही लिखा हुआ है तो ही इंक्लूड शी, जेंडर, एंड नंबर, और कहीं पर ही लिखा हुआ है तो ही इंक्लूड दे। तो क्या लिखा हुआ है? कहीं पर अगर ही लिखा हुआ है, ही इंक्लूड्स शी।
बट वाइज वर्जा नहीं है, वाइज वर्जा नहीं है। मतलब अगर शी लिखा हुआ तो शी डज नॉट इंक्लूड ही। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, अगर कोई एक्ट है, उस एक्ट में बार बार लिखा हुआ है ही, और अगर मैं ओब्लिक में लिखूं शी, जैसे ऑडिटर, ऑडिटर जो है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बट एक्ट में बार बार देखना, आप जब इस प्रोविजन को पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा, ही लिखा होगा। तो बार बार वहां पर ओब्लिक करके सी क्यों नहीं लिखा होगा, बार बार लिखना पड़ेगा सर, एक्ट की लेंथ बढ़ जाएगी और ये इरिटेटिंग भी हो जाएगा। तो एक्ट ने कर दिया कि जहां जहां ही लिखा हो वहां पर सी भी होगा। क्लियर है? बट जैसे अब लिस्टेड कंपनी होती है, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर का वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। तो अगर वहां पर शी लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब वहां पर ही हो सकता है? नहीं हो सकता। वाइज वर्जा नहीं है, ही इंक्लूड शी, बट दैट इज शी डज नॉट इंक्लूड ही। अगर कहीं पर शी लिखा हुआ है तो डज नॉट इंक्लूड ही, तो वहां पर ही इंक्लूड नहीं होगा। नंबर में जहां पर लिख रखा है ही यानी कि सिंगुलर, ही इंक्लूड्स दे। सिंगुलर अगर लिखा हो तो इसका मतलब मल्टीपल बंदे भी हो सकता है। जैसे सेक्शन 3 आपने पढ़ा होगा, अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर स्टैट्यूटरी लिमिट से कम कम हो जाते हैं और कंपनी ने 6 महीने तक नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ाया नहीं स्टैट्यूटरी लिमिट तक, तो जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं? पर्सनली लाइबल हो जाते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी फॉर द इंक्रीज डेट। ये पढ़ा है ना सेक्शन 3 में? तो वहां पर लिखा हो मेंबर, तो मान लीजिए 3 मेंबर रह जाए तो पब्लिक कंपनी के अंदर, तो सारे मेंबर मतलब ही इंक्लूड दे, और दे इंक्लूड ही। और कहीं पर लिखा हुआ दे आर लाइबल, और मान लो वहां पर सारे बहुत सारे बंदे नहीं, सिर्फ एक ही बंदा है जिसने डिफॉल्ट किया है, तो वो अकेला लाइबल होगा। यानी कि यहां पर वाइज वर्जा है, बट जेंडर मस्कुलाइन के अंदर एक वाइज वर्जा वर्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखना है बेटा सेक्शन 13 के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन की सीरीज है, सेक्शन की सीरीज है सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 19। ठीक है? पावर एंड फंक्शनरीज, ये किसकी बात करते हैं? पावर्स एंड फंक्शनरीज। फंक्शनरीज मतलब जो काम करते हैं, जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अथॉरिटी, ऑफिशियल बंदे, जैसे आरओसी, आरओसी इज फंक्शनरी। ठीक है? अगर किसी सेक्शन में, किसी एक्ट में पावर दी गई है, पावर गिवन यानी कि कन्फर्ड, कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइज, टू बी एक्सरसाइज टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है मेंबर में अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी मेंबर कैन अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो मैं साल में कितनी बार डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं? जितनी बार आप चाहो। अगर उसमें लिखा हुआ है कि मैं डायरेक्टर को हटा सकता हूं, तो मैं कितनी बार हटा सकता हूं? जितनी बार आप चाहो। तो अगर मुझे कोई पावर दी गई है तो उस पावर को मैं जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकता हूं। सिंपल सी बात थी ये तो। अगर मेरे पास किसी को अपॉइंट करने की पावर है, पावर टू अपॉइंट है, तो इट इंक्लूड्स पावर टू रिमूव। तो मेरे पास उस बंदे को हटाने की पावर भी है, इंक्लूड पावर टू रिमूव या सस्पेंड। ठीक है? जैसे जैसे चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास पावर है, वो हाई कोर्ट के अंदर ऑफिसर और इंप्लॉइज को अपॉइंट कर सकता है, तो वो उनको हटा भी सकता है। ठीक है? एग्जाम्पल लिखना है, तो जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस के पास पावर है, हैज पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स, ऑफिसर्स फॉर हाई कोर्ट। तो बताओ, क्या चीफ जस्टिस इनको हटा नहीं सकता? अगर मैं अपॉइंट कर सकता हूं तो ये इसको रिमूव भी तो कर सकता है। ये इंप्लाइड हो गया जीसीए की वजह से। या तो एक्ट में लिखा हो कि आप रिमूव नहीं करोगे, कोई और रिमूव करेगा। अगर नहीं लिख रखा तो जो अपॉइंट करता है वो उसको रिमूव भी कर सकता है, जनरल सी बात है। ठीक है? उसके बाद पावर टू अपॉइंट के अंदर एक बात और भी लिख रखी है, पावर टू अपॉइंट। अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना है तो बाय नेम कर सकता हूं, बाय एक्स ऑफिशियो भी हो सकता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? जैसे आपने सेक्शन 132 पढ़ा हुआ है नाफरा का,
सेक्शन 132 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है कि ये कैसे बनता है, इसमें कौन ऑफिसर होता है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ये सब कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद नाफरा जो है वो डिविजन्स में बटा होता है। नाफरा इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, ठीक है। हर डिवीजन को प्रिजाइड कौन करेगा? हर डिवीजन का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? फुल टाइम मेंबर। उसको कौन अपॉइंट करेगा? चेयरपर्सन, ठीक है। फुल टाइम मेंबर। अगर फुल टाइम मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया, अदरवाइज, या तो अपॉइंट करो इसको एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे किसी फुल टाइम मेंबर को अपॉइंट नहीं किया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन ऑफ नाफरा इज डीम्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डीम्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डिवीजन, ऑफ दैट डिवीजन। तो बताओ यहां पर क्या डिवीजन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया बाय नेम? बाय नेम मतलब वो है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, नहीं लिखा हुआ, अपॉइंट नहीं किया। अपॉइंट नहीं किया तो उसकी जगह कौन एक्ट करेगा? चेयरपर्सन करेगा, ये एक्ट में लिखा हुआ है। इसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। ऐसा ऐसा कुछ कंपनी एक्ट में भी आपने पढ़ने को मिलता है कि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कैसे अपॉइंट करोगे? नाम मेंशन कर दो आर्टिकल ऑफिशन में कि ये जो बंदे हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड जो है, ये हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। अगर आर्टिकल ऑफिशन में आपने फर्स्ट डायरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, तो एक्ट में लिखा हुआ है जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो कंपनी बनाने के लिए सबकी एप्लीकेशन दे रहे हैं, सभी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। और ये कब तक डायरेक्टर माने जाएंगे? जब तक ये नए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर लेते। तो वो सब्सक्राइबर होने की वजह से कंपनी के डायरेक्टर बन गए। तो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, इसे हम क्या बोलते हैं? बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो अपॉइंटमेंट नाम से भी हो सकती है कि ये बंदा ये काम करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जो इस पोजीशन पे होगा ये बंदा ये पोजीशन भी संभालेगा, तो ऐसा भी मेंशन कर सकते हो आप। ओके। उसके बाद आगे पावर क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी। अब मान लीजिए जो सीनियर ऑफिसर है वो किसी इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसने कोई नोटिस इश्यू कर दिया तो एसएससी को, नोटिस इश्यू टू एसएससी, ठीक है। अब ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर जो था, ये मिस्टर ए था, ये बीमार हो गया या छुट्टी पे चला गया, ऑन लीव, ऑन लीव फॉर 1 मंथ। ये नोटिस इसने इश्यू किया है ऑन 13 फरवरी 2025 को, और उसके बाद ये छुट्टी पे चला गया। तो भाई इसका काम कौन संभालेगा? सर इसका काम संभालने के लिए मिस्टर बी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये असिस्टेंट ऑफिसर था। तो असिस्टेंट ऑफिसर क्या करता है? जो मेन ऑफिसर चला जाता है, छुट्टी पे चला जाता है या वो अवेलेबल नहीं होता, तो असिस्टेंट ऑफिसर क्या करता है? उसकी पोजीशन ले लेता है। तो ये इसको क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो बताओ ये माना जाएगा कि ये जो नोटिस है किसने इश्यू किया है एसएससी को? ये किसने इश्यू किया है? बी ने किया है। तो बी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको? ए को। और हर वो फंक्शन जो ए करने वाला था परफॉर्म, अब कौन करेगा? बी परफॉर्म करेगा। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी। तो ऑल दी पावर विल बी एक्सरसाइज्ड बाय मिस्टर बी, जब तक मिस्टर ए आके अपना ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता। ये बात ठीक है? इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरी। सर एक्चुअली क्या है, ए जो है वो मर गया है या उसको हटा दिया गया है, तो उसकी जगह जो भी बंदा आएगा,
ठीक है, वो संभालेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सक्सेसर। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो मिस्टर ए है जी। ओके, ये इन्होंने एक नोटिस इश्यू कर दिया, नोटिस टू असेसी दे दिया। उसके बाद ये अनवेल हो गए, ठीक है, इनकी तबीयत खराब हो गई, अनवेल, हॉस्पिटलाइज हो गए। तो जब तक ये हॉस्पिटलाइज है कौन काम संभाल रहा है, मिस्टर बी संभालेगा जी। तो ये कौन हुआ, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, वो आए नहीं। तो फिर बाद में खबर आई कि भाई साहब ये तो मर गए, इनकी तो डेथ हो गई। ओहो, इनकी डेथ हो गई, तो अब इसकी जगह पर किसको लाया जाए, मिस्टर बी को। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है मिस्टर बी जो है जूनियर है, ये मिस्टर ए जितनी कैपेबिलिटी नहीं रखता, उससे थोड़ी कम रखता है। तो ये बस सिर्फ मिस्टर ए को क्या कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, दैट इज वाई इट इज असिस्टिंग ऑफिसर। तो यहां पर मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो इसकी जगह पर किसको लेके आए, मिस्टर सी को लेके आए, ज्वाइन किया इन्होंने। तो बताओ सक्सेसर कौन हुआ, मिस्टर सी, ये सक्सेसर हुआ। तो हर वो काम जो अब ए करता था वो अब कौन करेगा, मिस्टर सी करेगा, इसे सक्सेसर बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो सक्सेसर हर वो फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कौन करता था, प्रीसीडेसर या डिसीज बंदा करता था। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आते हैं अगले पॉइंट पे। जो ऑफिशियल चीफ होता है, ऑफिशियल चीफ मतलब सुपीरियर, वो अपने नीचे सबॉर्डिनेट रख सकता है। हाँ रख सकता है सर, अपने नीचे बंदे रख सकता है, डेलीगेटी, जिनको कोई काम डेलीगेट कर दे, सबॉर्डिनेट्स रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है सर। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल एंड रेगुलेशन किसके लिए है, चीफ के लिए है, वही रूल एंड रेगुलेशन किसके लिए होंगे, सबॉर्डिनेट्स के लिए भी होंगे बेटा। तो जो लॉ, जो कानून, जो रूल्स ऑफिशियल चीफ के लिए है, सीनियर के लिए है, क्या वो इसके सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अप्लीकेबल ऑन सबॉर्डिनेट्स टू। ये बात लिखी हुई है। तो ये जो सेक्शन 14 से सेक्शन 19 तक की सीरीज थी जो फंक्शनरीज के बारे में बात करती है, वो सीरीज भी अपनी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम अगली सीरीज पे जो कि है सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 24 तक की। ठीक है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज डील करती है प्रोविजंस रिलेटेड टू रूल्स, ऑर्डर, नोटिफिकेशन एटसेट्रा। सॉरी, इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, कोई भी रूल, अगर कोई रूल है, कोई ऑर्डर है या कोई नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन, तो इसका इफेक्ट भी, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट एज एक्ट। तो अगर मैंने कंपनी एक्ट का कोई रूल फॉलो ना किया तो यह माना जाएगा मैंने कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया। ठीक है, और मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, मुझे सजा मिलेगी। मैं ये नहीं कह सकता मैंने तो रूल फॉलो नहीं किया, रूल क्या बताता है, प्रोसीजर। मैं कहता हूं मैंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, प्रोविजन का मैंने प्रोविजन तो फॉलो किया। कहता भाई प्रोविजन के अंदर ही रूल था, तो अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो क्या माना जाएगा, प्रोविजन फॉलो नहीं किया। प्रोविजन फॉलो नहीं किया मतलब आपने एक्ट को डिसोबे किया है, अनोबे किया है, तो आपको पेनल्टी लगेगी बेटा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, जिसके पास पावर है, पावर टू इश्यू, अगर अथॉरिटी के पास पावर टू इश्यू रूल्स, ऑर्डर, नोटिफिकेशन है, तो ये इंक्लूड करता है, पावर इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड। अमेंड करना मतलब वेराई करना, ठीक है, रिजाइन करना, कैंसिल करना, रिजाइन, ठीक है, रिजाइन टू। ठीक है, तो अगर मैं रूल बना सकता हूं, मैं रूल चेंज भी कर सकता हूं, मैं रूल को कैंसिल भी कर सकता हूं। आ गया ये अगला पॉइंट, मेकिंग ऑफ रूल्स, मेकिंग ऑफ रूल्स, बायलॉज, ठीक है, बिटवीन बिटवीन पासिंग, अब कोई एक्ट पास तो हो गया, पासिंग ऑफ एक्ट
एंड कमेंसमेंट। बट अभी तक कमेंस नहीं हुआ सर। कमेंस कब होगा? जब उस पे प्रेसिडेंट की असेंट आ जाए और प्रेसिडेंट डेट बता दे। अगर डेट नहीं बताई तो जिस दिन असेंट है उससे अगले उसी दिन वो क्या मान लिया जाता है? एप्लीकेबल मान लिया जाता है। कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। नॉर्मली एक्ट बनने में और उसके कमेंस होने में टाइम गैप रखा जाता है। और ये टाइम गैप किस लिए रखा जाता है? ताकि इस टाइम गैप के दौरान, ये जो टाइम गैप रखा गया है ना कि एक्ट पास हो गया और जो कमेंस हो रहा है, इसके बीच में टाइम गैप होता है। मान के चलिए जैसे 60 डेज का टाइम है, तो वो टाइम गैप किस लिए है? ताकि रिस्पेक्टिव अथॉरिटी क्या बना सके? रूल्स बना सके, यानी कि प्रोसीजर बना सके कि ये जो कानून बना है इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ताकि वो एक्ट स्मूथली हम इंप्लीमेंट कर पाए। तो टाइम गैप इसलिए रखा जाता है। ठीक बात है। ध्यान रखने वाली बात है, अंटिल द एक्ट इज कमेंस्ड, अंटिल द एक्ट कम्स इनटू ऑपरेशन, रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल टू। बेटा रूल्स होते प्रोसीजर बताते हैं, तो जब तक एक्ट कमेंसमेंट में नहीं आया रूल्स ऑपरेशन में कैसे आ सकते हैं? पॉइंट ओके। इसमें कोई खास बात नहीं थी इन तीनों सेक्शन में। लास्ट सेक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रूल्स बनते कैसे, बायलॉज बनते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है उसका? इसका प्रोसीजर वही रहेगा, लगभग वही रहेगा जो एक्ट का होता है। तो समझिए, प्रोसेस या प्रोविजंस, प्रोविजंस या प्रोसेस फॉर मेकिंग बायलॉज। या रूल्स, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। 5 नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी टू पब्लिश ड्राफ्ट। ऐसा कभी नहीं होगा कि अथॉरिटी ने सीधा रूल बना दिया और कह दिया कि कल से एप्लीकेबल है। नहीं भैया, पहले अथॉरिटी क्या करेगी? ड्राफ्ट बनाएगी और फिर इसको पब्लिश कैसे करेगी? पब्लिश इन मैनर, कोई भी ऐसा मैनर विच अथॉरिटी थिंक्स फिट, थिंक्स फिट। जैसे अगर मैं बात करूं सेबी की, तो सेबी जो अपनी रेगुलेशन बनाती है तो पहले उसका क्या आएगा? ड्राफ्ट आएगा। ठीक है, और वो सेबी अपनी वेबसाइट पे डालती है। तो ये वेब उस अथॉरिटी की मतलब मर्जी है कि वो उसको कैसे पब्लिश करे। ठीक है, ओके। उसके बाद एक डेट स्पेसिफाई की जाती है, स्पेसिफाई द डेट, स्पेसिफाई द डेट आफ्टर विच ड्राफ्ट, एक डेट बता दो जिसके बाद वो ड्राफ्ट क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा। विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। जैसे मान लो 1 जनवरी को ड्राफ्ट आया और सेबी ने कह दिया कि 31 मार्च के बाद हम इस ड्राफ्ट को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो भाई ये जो डेट है ये किस लिए दी गई है? ताकि इस तारीख तक अगर किसी बंदे को कोई ऑब्जेक्शन है या कोई सजेशन देना चाहता है कि इस रूल को कैसे और इंप्रूव किया जा सकता है तो दे सकते हो। ठीक है, पार्टीज में गिव सजेशन और ऑब्जेक्शन अप टू दिस डेट। इस डेट तक पार्टी जो है वो सजेशन या ऑब्जेक्शन दे कर सकती है। एंड आफ्टर द डेट, और इस तारीख के बाद अथॉरिटी शैल कंसीडर ऑल ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस। जितनी भी ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, उसको कंसीडर किया जाए। बिल्कुल कंसीडर करेंगे। उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा, पब्लिकेशन ऑफ या पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में उस रूल को, बायलॉज को आप पब्लिश कर देना। ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा, एविडेंस होगा कि अब रूल बन गया है। ये जो प्रोसेस है बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। मुझे लगता है इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब कोई एक्ट रिपील किया जाता है,
कोई एक्ट रिपील किया गया है, रिपील्ड एक्ट, ठीक है, और उसकी जगह री इनेक्टमेंट हो रही है, री इनेक्टेड एक्ट, मतलब उसकी जगह नया एक्ट आएगा, ठीक है। तो जब तक री इनेक्टेड एक्ट के न्यू रूल्स नहीं आ जाते, जब तक न्यू रूल्स नहीं आ जाते, तब तक जो एक्ट रिपील हो गया है उसके जो ओल्ड रूल्स है, ओल्ड रूल्स है, उसे क्या किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड until new rules are introduced, या फिर आप नया एक्ट बनाते हुए लिख दो कि पुराने रूल भी हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड, या तो आप लिख दो कि हम पुराने रूल को भी सस्पेंड कर रहे हैं, नए पुराने रूल अप्लाई नहीं होंगे, या फिर नए रूल आप जब तक नहीं बनाओगे तो पुराने रूल से काम चलाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ओके, ये सीरीज भी खत्म। इसके बाद लास्ट सीरीज जो आती है वो आती है मिसलेनियस की, मिसलेनियस प्रोविजन, सेक्शन 25 से लेके सेक्शन 30 तक के। अगर किसी एक्ट में कोई फाइन लग गया है किसी पार्टी पे, जैसे कंपनी एक्ट में किसी डायरेक्टर पे फाइन लग गया, तो उस फाइन को रिकवर कैसे किया जाएगा, रिकवरी ऑफ फाइन, रिकवरी ऑफ फाइन कैसे करना है। तो बताओ, अगर मान लीजिए इंडियन पीनल कोड की बात करूं या सीआरपीसी की बात करूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, तो इसमें अगर किसी के ऊपर फाइन लगा है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कितना फाइन पे करो, और अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो रिकवरी कैसे की जाती है, रिकवरी कैसे की जाती है, वारंट से, उसके नाम का वारंट इश्यू हो जाता है बेटा, ठीक है, और वो रिकवरी की जाती है, अगर नहीं पे करोगे तो जेल में डाल देंगे। सेम यही प्रोसीजर यहां फॉलो होगा रिकवरी का। ये सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 70 में प्रोविजन दे रखे हैं कि कैसे रिकवरी करनी होती है आईपीसी के अंदर। तो वही सेम प्रोविजन किस पे अप्लाई होगा, रिकवरी ऑफ फाइन के ऊपर, कि अगर किसी एक्ट में कोई फाइन लगा है किसी पर्सन के ऊपर और अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा है तो उसकी रिकवरी के लिए भी वारंट इश्यू हो जाएगा, जैसे आईपीसी में होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है दो एक्ट में, पनिशेबल इन टू एक्ट्स, मोर देन वन एक्ट, मोर देन वन एक्ट, तो फिर मुझे क्या एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिश किया जा सकता है, डबल पनिशमेंट मिल सकती है, डबल या मल्टीपल पनिशमेंट मिल सकती है, मल्टीपल पनिशमेंट फॉर वन ऑफेंस या सिंगल ऑफेंस, कहते ना, नहीं, एक ऑफेंस की एक ही सजा मिलेगी, वन ऑफेंस वन पनिशमेंट ओनली। ट्रायल चलेगा कोर्ट में, केस दो चल सकते हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी और दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग भी, बट सजा जो है वो एक ही एक्ट की सुनाई जाएगी, एक ऑफेंस की दो सजा नहीं मिल सकती। हां, अगर एक्ट में स्पेसिफाई है कि दोनों की मिलेगी तो फिर बात अलग है, कुछ भी नहीं है तो जीसीए क्या कहता है, एक ऑफेंस की एक ही सजा मिलेगी, दो सजा नहीं मिलेगी। ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, जैसे इसमें एमसीक्यू क्या आ जाएगा कि आपने कोई ऑफेंस किया है जिसकी एक एक्ट में सजा 2 साल है, एक एक्ट में सजा 5 साल है, तो आपको कितने साल की सजा मिलेगी, तो उसमें एक ऑप्शन होगा 5 साल, एक में लिखा होगा 2 साल, एक में लिखा होगा एवरेज कर देते ठीक ठीक लगा लो, और एक में लिखा होगा कि एक मिलेगी या तो 2 या 5, जो जज डिसाइड करे। और जज कैसे डिसाइड करेगा, ये आपके वकील की काबिलियत होगी। आपका वकील आपको कहता है बेटा भाई देख फंसेगा तो सही, तू तेरा ऑफेंस है ना पक्का प्रूव होएगा कोर्ट में, मैं कोशिश करता हूं कि ये एक्ट बी में ना जाए क्योंकि वहां पर 5 साल की सजा है, ये एक्ट ए में जाए ताकि आपको मैक्सिमम कितनी सजा हो, 2 साल की, तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश कर सकता हूं बट सजा तो मिलेगी। तो ये आपकी वकील की करामात होनी चाहिए कि वो जज को किस तरीके से कन्विंस करता है कि इसका ऑफेंस सर ये ए में पनिशेबल नहीं होना चाहिए, बी में पनिशेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है, बस ये ध्यान रखना कि एक ऑफेंस मिलेगा, मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है कि जिसमें मैक्सिमम पेनल्टी हो या मैक्सिमम फाइन हो वो लगेगा, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक बात है। उसके बाद लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, हां ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्कि, मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। अगर किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट सर्व करना है, ठीक है,
और ये प्रॉपरली एड्रेस है। आपने क्या किया, एक लेटर तैयार कर दिया और आपने उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस लिख दिया, जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिख दिया, प्रॉपरली एड्रेस्ड। इसके ऊपर जो टिकट लगती है आपने उसको पे भी कर दिया, प्रीपेड। उसके भेजने के जो चार्जेस लगते हैं, जब स्पीड पोस्ट करोगे तो उसके चार्जेस भी तो देने पड़ेंगे, हाँ प्रीपे कर दिया आपने। और आपने इसको पोस्ट कर दिया है, पोस्टेड, ड्यूली पोस्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके नाम पर आपने लेटर भेजा उसी को ही दिया जाएगा, और आपके वो उसके साइन भी करवाएंगे, जो पोस्टमैन जाएगा ना उसके साइन करवाएगा। जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास प्रूफ होगा कि इस तारीख को ये डॉक्यूमेंट इस बंदे को दिया जा चुका है, इसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या मान सकते हो, अगर आप ये सारे काम कर देते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट में मान लो 7 दिन लगते हैं। ठीक है, तो डीम टू बी डिलीवर्ड, आप क्या मान लोगे कि ये डिलीवर्ड हो चुका होगा, डीम टू बी डिलीवर्ड। जैसे आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा था कि जो जनरल मीटिंग का नोटिस है वो सभी मेंबर को देना होता है, तो कंपनी ने क्या किया, नोटिस तैयार किया, उस पर सभी मेंबर के एड्रेस लिखे, उसके ऊपर जो रिक्विजिट स्टैंप होती है, जो पे करना पड़ता है चार्जेस, वो पे कर दिए, और हमने सभी को रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्ट कर दिया। ठीक है, या स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर दिया। स्पीड पोस्ट जल्दी जल्दी जाती है, जैसे 2 दिन, वो भी एक रजिस्टर्ड पोस्ट ही होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट में स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो वहां पर कंपनी क्या मान के चलती है कि 2 दिन बाद ये क्या हो गया होगा, डिलीवर हो गया होगा। ये सेक्शन 101 में आपने पढ़ा है कंपनी एक्ट के अंदर, डीम टू बी डिलीवर्ड, कि भाई मैंने तो प्रॉपर एड्रेस लिख दिया, पे भी कर दिया जो चार्जेस लगने हैं, और मैंने इसको पोस्ट भी कर दिया, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इतने दिन बाद ये पहुंच गया होगा, जितना ऑर्डिनरी डेज लगते हैं। बट इसमें जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो क्वेश्चन क्या आता है, अगर किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से पोस्ट करना है, ठीक है, ये लिखा हुआ एक्ट में कि आपको कैसे पोस्ट करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दिया, आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दिया, तो ये माना जाएगा आपने इसको प्रॉपरली पोस्ट नहीं किया है। रजिस्टर्ड पोस्ट अलग होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू अलग होती है, ये इससे भी ज्यादा सिक्योर्ड होती है। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू में जिस बंदे के साइन करवाए जाते हैं, जो रिसीवर होता है, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट किसको भेजी जाती है, सेंडर को, कि सेंडर के पास भी एक प्रूफ चला जाएगा कि भाई इसने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया इस तारीख को, ये लो प्रूफ है, ताकि कल को तुम्हें दिखाना हो कहीं पर तो दिखा सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट में जो प्रूफ होता है वो कहां पर होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, मुझे वहां पर जाके देखना पड़ेगा कि पोस्ट हो गया या नहीं हो गया है, या मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं। आजकल वो देते हैं ना, नंबर देते हैं, जब स्पीड पोस्ट करते हैं या रजिस्टर पोस्ट करते हैं एक नंबर देते हैं, तो उसमें आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। बट इसमें बकायदा आपके पास एक प्रूफ आएगा आपके एड्रेस पर कि लो जी इस तारीख को इस बंदे ने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया, इसे बोलते हैं आरपीएडी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो अगर किसी एक्ट में आरपीएडी लिख रखा है और आपने सिर्फ आरपी कर दिया, तो ये प्रॉपरली पोस्टेड नहीं माना जाएगा। अगर किसी एक्ट में उल्टा हो, तो रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको सिंपल रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकता हूं और मैं इसको आरपीएडी भी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही रजिस्टर्ड पोस्ट है, तो ये वैलिड माना जाएगा, ये प्रॉपरली पोस्टेड माना जाएगा। ठीक है ना, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाला एग्जांपल है कि एक्ट में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजना है, और बंदे ने कैसे भेज दिया, सिंपल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया, तो क्या ये प्रॉपरली पोस्टेड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, गलत कर दिया उसने। उसके बाद आता है साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट, साइटेशन ऑफ इनेक्टमेंट। अब अगर कोई मुझे ये बताए कि मैंने क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, तो बताओ मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एनपीओ एनजीओ कंपनी के बारे में। तो अगर मुझे एनजीओ एनपीओ की कहीं पर रेफरेंस देनी है, तो वहां पर मैं सेक्शन नंबर लिख के, एक्ट का नाम लिख के और ईयर लिख दूं तो ये चलेगा, ये वैलिड है, मुझे एनपीओ एनजीओ कंपनी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो साइटेशन ऑफ सेक्शन जरूरी, ये ऐसे कभी कर सकते हो आप। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि जीसीए जो है, जीसीए एक्ट 1897 कब आया, 11 मार्च 1897 को आया। तो इससे पहले के कोई अगर एक्ट है, एग्जिस्टिंग एक्ट है,
जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, सेक्शन 29 का मैंने आपको बताया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इससे पहले बना हुआ है, तो इसके ऊपर जीसीए अप्लाई नहीं होता, इस पे जीसीए अप्लाई नहीं होगा। अगर ये एक्ट अमेंड भी हो जाए तो भी अप्लाई नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज कोई अमेंडमेंट आ जाती है तो वो कहलाएगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही ना, बस उसमें अमेंडमेंट आ गई। हाँ, अगर कोई नया एक्ट आ गया है, इसके बाद अगर कोई एक्ट आते हैं, न्यू एक्ट, इस तारीख के बाद कोई नया एक्ट आता है तो उसके ऊपर जीसीए की एप्लीकेबिलिटी होगी बेटा। पॉइंट क्लियर है? ओके, लास्ट पॉइंट, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म। लास्ट डेफिनेशन, 1 मिनट, एक पेज मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा बेटा, इंसर्ट न्यू पेज। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस इज काइंड ऑफ टेम्परेरी लॉ, ये टेम्परेरी लॉ होता है, समझिए इसको। यहां पर जैसे जो पार्लियामेंट होती है ना बेटा, वो डेली थोड़ी होती है, इसके भी सेशन होते हैं, विंटर सेशन होता है, ठीक है, और समर सेशन होता है, ऐसे सेशन होते हैं बेटा। तो ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, ये सेशन हुआ था प्रीवियस सेशन, और नेक्स्ट सेशन जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का यहां पर होगा, ठीक है, ये प्रीवियस सेशन हुआ था, प्रीवियस सेशन, और ये नेक्स्ट सेशन होना है, ठीक है। बट कोई इविल है, कोई बुराई है जिसको जिसको अभी रोकना जरूरी है, मतलब हम वेट नहीं कर सकते इसका नेक्स्ट सेशन तक, तो इस इविल को रोकने के लिए हमें एक एक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अपने जो आपने डिटेल लेक्चर अगर किसी ने देखे हैं तो उसमें मैं एक जल्लीकट्टू का एग्जांपल देता हूं कि साउथ में जल्लीकट्टू क्या है, एक फेस्टिवल है जिसमें सांड के ऊपर सवारी करते लोग, वो एक जानलेवा त्योहार है बेटा। अगर आप यूट्यूब पे देखो ना, जल्लीकट्टू सर्च करोगे तो आपको पता लगा कितना खतरनाक वो त्योहार है। एक सेकंड, अब जल्लीकट्टू त्योहार आने वाला है और गवर्नमेंट को पता लग गया यार इसमें काफी लोग मर जाते हैं जल्लीकट्टू त्योहार के अंदर, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कानून बनाकर इस जो इनका एक कल्चर है उसके ऊपर क्या लगा देते, रोक लगा देते जल्लीकट्टू पे। बट हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो सेशन आएगा उससे पहले जल्लीकट्टू त्योहार आने वाला है, इसका मतलब कुछ लोग और मरेंगे। तो यहां पर इस एक्ट को बनाने के लिए यहां पर हम यहां तक का वेट नहीं कर सकते, कांट वेट, कांट वेट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, द प्रेसिडेंट के पास पावर है कि आप है ना एक टेम्परेरी लॉ बना दो, ऑर्डिनेंस, इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस पास करना, इस इविल को रोकने के लिए। अब ये ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहेगा? वैलिड अप टू पार्लियामेंट सेशन, जब तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता तब तक ये वैलिड रहेगा। अब पार्लियामेंट सेशन आ गया, दो बातें होंगी, पार्लियामेंट सेशन में ऑर्डिनेंस जो है वो प्रपोज किया जाएगा लाइक बिल, तो ऑर्डिनेंस जो है वो अडॉप्ट हो गया, ऑर्डिनेंस पास्ड, तो ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। और अगर ये ऑर्डिनेंस फेल हो गया तो ये एक्ट नहीं बना, मतलब मेजोरिटी नहीं मिली इसको, तो एक्ट नहीं बना। तो मतलब सर इस ऑर्डिनेंस से जो काम हुए वो वैलिड रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, लाइक एक्ट। तो हर ऑर्डिनेंस को आपको पालन करना पड़ेगा जैसे आप कानून का पालन करते हो। तो ऑर्डिनेंस पास करके जो भी काम हुआ है वो वैलिड माना जाएगा, भले ही वो आने वाले पार्लियामेंट सेशन के अंदर ड्रॉप हो जाए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म हुआ, जितना डर रहे थे उतना मुश्किल चैप्टर भी नहीं था। तो जो जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं बेटा वो अच्छे से करना, ठीक है। ये नोट्स मुझे लगता है कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।